नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए YouTube चैनल जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की दुनिया। पिछले 2 लेक्चर्स थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हो चुके हैं। आज बारी है तीसरे लेक्चर्स की, जो है हम लोग का टॉपिक जो थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग देखने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं 2 वीडियो लेक्चर जो आए हुए थे थर्मोडायनेमिक्स के वो आपको पसंद आए हुए होंगे। अब हम लोग चलते हैं लेक्चर नंबर 3 की बारी है, और इस लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल एनर्जी को। तो ये इंटरनल एनर्जी क्या होते हैं आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। तो देखिए ज़रा, हम लोग चल रहे हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में जानने के लिए। तो आप लोग भी फटाफट नोट करते चलिएगा हमारे साथ ही साथ। तो चलिए देखते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होता है। तो किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है, मान लो कोई सिस्टम है, ये हम लोग का एक सिस्टम है। तो ये सिस्टम की, ये हम लोग का है सिस्टम। तो इस सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी होती है और साथ ही साथ जितनी भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी को जब हम ऐड कर देंगे तो हम लोग को इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। तो किसी भी सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो इंटरनल एनर्जी इज टोटल सम ऑफ total kinetic energy and total potential energy which is present in the system। तो इंटरनल एनर्जी हम क्या देख रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी इज द टोटल सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैटर present in system। तो किसी भी सिस्टम के अंदर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसी का सम क्या होगा? इंटरनल एनर्जी होगा। और जितने भी इंटरनल एनर्जी होते हैं उस इंटरनल एनर्जी को हम लोग या तो ई से डिनोट करते हैं, या फिर इसको हम लोग U से डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाई ERU। इंटरनल एनर्जी को डिनोट कैसे करते हैं? E से या फिर U से। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि जो ये इंटरनल एनर्जी होता है, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल क्या? पोटेंशियल एनर्जी। मेनली ये जानना है कि इंटरनल एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग होता है, और इसको हम लोग EIU से डिनोट करते हैं। फटाफट से आप लोग इतने को तब तक नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे की चीज़ों को अच्छे तरीके से नोट कर सके। तो फटाफट से इतने नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़। चलिए ज़रा अब हम लोग कुछ और इंटरनल एनर्जी के बारे में जानते हैं। तो इंटरनल एनर्जी जो होता है एक वास्ट टर्म होता है। केवल हम लोग डेल्टा ई का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ये जो इंटरनल एनर्जी होता है एक वास्ट टर्म है। अगर हम बोले कि सिर्फ इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन कर दीजिए तो सिर्फ इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन कभी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हुआ, यानी डेल्टा ई का कैलकुलेशन या फिर डेल्टा यू का कैलकुलेशन तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ई का कैलकुलेशन अगर करना हो तो हम नहीं कर सकते। इंटरनल एनर्जी इज अ वास्ट टर्म, ओनली द इंटरनल एनर्जी इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। The change in internal energy delta E or U is determined by the first law of thermodynamics।
तो हम लोग अगर कहें कि इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए, तो डायरेक्टली बस हम लोग इंटरनल एनर्जी कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमेशा इंटरनल एनर्जी कैसे कैलकुलेट होता है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी डेल्टा ई का कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिर्फ ई का कैलकुलेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो डेल्टा ई का कैलकुलेशन करेंगे किस हेल्प से, तो बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हम हेल्प से हम लोग इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में भी होंगे। इस पे इंटरनल एनर्जी पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे। तो देखिए जरा, हम लोग देखते हैं कि डेल्टा ई का कैलकुलेशन अब हम कैसे कर सकते हैं। सिर्फ ई का कैलकुलेशन तो नहीं किया जा सकता, डेल्टा ई का कैलकुलेशन किया जा सकता है, वो भी किसकी हेल्प से, तो हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कहता है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये क्यू क्या है, हीट है जो एब्जॉर्ब की जा रही है चाहे रिलीज की जा रही है, ये वर्क किया कैसे जा रहा है। तो देखो जरा, ये कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, कैसे हम लोग इसका सोल्यूशन दे सकते हैं। मान लो कि इसमें केस नंबर फर्स्ट हम लोग बनाते हैं, इसका केस फर्स्ट बनाते हैं, इसी रूल का केस नंबर फर्स्ट हम लोग पहला केस देखते हैं हम लोग। तो मान लीजिए कि एक सिस्टम है हम लोग का, ध्यान से देखिएगा जरा, मैं जितनी बातें बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक हम लोग का सिस्टम है और ये जो सिस्टम है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को क्या कर रहा है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर कोई सिस्टम है और उसने हीट को एब्जॉर्ब किया और जो वर्क किया जा रहा है वो इस सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है, सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है, उस कंडीशन में जो डेल्टा ई की वैल्यू होती है वो होती है Q प्लस डब्ल्यू। देखिएगा जरा, अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग को दिया है किसी भी एग्जाम में और कहा है कि अगर कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसके ऊपर काम किया जा रहा है, वर्क उसके ऊपर किया जा रहा है, तो उसके लिए उस समय जो हम इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या, Q प्लस डब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कि केस नंबर सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड केस हम लोग देखते हैं इसका, कि मान लीजिए कि कोई सिस्टम है, ये हम लोग का है सिस्टम, ये हम लोग का है सिस्टम, और इस सिस्टम में हो क्या रहा है, इस सिस्टम में मान लीजिए हीट को एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा है, इस सिस्टम के द्वारा हीट को रिलीज किया जा रहा है, और वर्क कहाँ हो, सिस्टम के ऊपर हो, सिस्टम खुद काम ना करे, सिस्टम के ऊपर काम किया जाए। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में जो डेल्टा ई का कैलकुलेशन का फार्मूला आएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस डब्ल्यू का आ जाएगा। मान लीजिए कि एक केस और बने, केस नंबर हम लोग देखें, थर्ड केस देखें, उसमें मान लीजिए कि एक सिस्टम है, हम लोग का एक सिस्टम है, ये हम लोग का है सिस्टम, और सिस्टम में क्या किया जाए, हीट को एब्जॉर्ब किया जाए, हीट को एब्जॉर्ब करे सिस्टम, और इस सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाए, यानी सिस्टम वर्क करे। सिस्टम ने इतना जूल कार्य किया, सिस्टम ने इतने जूल वर्क किया, तो सिस्टम खुद वर्क करने लगे, सिस्टम के ऊपर वर्क ना हो, सिस्टम खुद ब खुद काम करने लगे। उस कंडीशन में डेल्टा ई के कैलकुलेशन का फार्मूला क्या होगा, उस समय होगा डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू, क्या क्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन जो वर्क होगा वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। मान लीजिए कि एक केस और बने, केस नंबर फोर्थ केस अगर हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, ये हम लोग का अगर सिस्टम है, अगर ये हम लोग का सिस्टम है, और इस सिस्टम में हो क्या रहा है, इस सिस्टम में हीट भी रिलीज की जा रही है और वर्क भी यही सिस्टम कर रहा है, वर्क भी यही सिस्टम कर रहा है, और हीट भी क्या हो रही है, हीट भी रिलीज हो रही है और वर्क भी सिस्टम कर रहा है। उस कंडीशन में डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू। देखिए जरा, चार फार्मूले निकल के आए हैं, एक फार्मूला हम लोग का ये है, दूसरा फार्मूला हम लोग का ये है, तीसरा फार्मूला जो हम लोग को देखने को मिला ये मिला, और चौथा फार्मूला हम लोग को ये मिला है। जरा देखिएगा, चार फार्मूले हम लोग के सामने आए हैं। करना क्या है, देखिए जरा, केवल हम लोग इंटरनल एनर्जी ई का कैलकुलेशन नहीं कर सकते,
केवल हम लोग सिर्फ और सिर्फ ई का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो कैलकुलेशन करेंगे कैसे? डेल्टा ई का यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन किया जा सकता है, वो भी किस हेल्प से? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, जो कहता है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब इसके 4 केसेस हैं जो हमको देखने हैं, ये ध्यान में रखना है। किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाइए, अपने बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो ये ट्रिक बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखने हैं। अगर मान लीजिए कि कोई सिस्टम है और उस सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया, क्या किया? सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया और वर्क उस सिस्टम पे किया गया, हीट को एब्जॉर्ब किया और वर्क उस सिस्टम पे किया गया, उस समय जो फार्मूला आएगा इंटरनल एनर्जी का, वो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू का आएगा। और अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा सिस्टम है जिसने क्या किया, जिसने हीट को रिलीज किया और हीट को रिलीज कर दिया और वर्क उस सिस्टम के ऊपर किया गया, उस समय फार्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस डब्ल्यू। मान लीजिए कि कोई सिस्टम है जिसने हीट को एब्जॉर्ब किया लेकिन वर्क खुद सिस्टम करने लगे, हीट को एब्जॉर्ब किया सिस्टम ने लेकिन वर्क खुद सिस्टम करने लगे, उस समय जो इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने का फार्मूला आएगा वो क्या होगा? डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू आ जाएगा। और अगर केस ऐसा हो जिसमें हीट भी रिलीज हो, वर्क भी सिस्टम करे, तो जो फार्मूला आएगा डेल्टा इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस डब्ल्यू। हम लोग देख ये रहे हैं कि जब हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, जब भी हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा सिंबल हमेशा पॉजिटिव आएगा, और जब हीट को रिलीज किया जाएगा, हीट को जब रिलीज किया जाएगा तो सिंबल हमेशा क्या आएगा? निगेटिव आएगा। यानी अगर हीट को एब्जॉर्ब करे कोई सिस्टम तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव में, और हीट को रिलीज करे तो क्यू की वैल्यू निगेटिव में। अगर कोई सिस्टम पे के ऊपर काम किया गया तो W की वैल्यू पॉजिटिव में, और सिस्टम अगर खुद काम करने लगे तो W की वैल्यू नेगेटिव में। तो ये था, हमने इंटरनल एनर्जी के थोड़े से फार्मूले देखे हैं। फटाफट से इस फार्मूले को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और इस इंटरनल एनर्जी को और डेप्थ के साथ हम लोग चलिए जरा और हम लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जो इंटरनल एनर्जी होती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? हम लोग की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मैटर के अमाउंट पे डिपेंड करने वाली होती है। हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो मैटर के क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है हम लोग की, वो भी जो भी थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हमको ये जानना होगा कि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। पूछा जाता है एग्जाम्स में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो हम लोग की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मैटर के अमाउंट पे या फिर क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। ये देखो जरा, एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो डेल्टा ई होता है इंटरनल एनर्जी होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, वो एक स्टेट फंक्शन होता है। इस स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है? स्टेट फंक्शन का मतलब ये है कि ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, रूट पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि देखो जरा, मान लीजिए कि हमने ए सिस्टम लिया है और इस ए सिस्टम को हमने एक रूट से बी सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है। ए सिस्टम पहले था, अब ये ए सिस्टम को हमने बी बना दिया। फर्स्ट वे है ये हम लोग का, फर्स्ट वे, ये हम लोग का फर्स्ट वे है जिसके थ्रू हमने ए सिस्टम को बी के अंदर कन्वर्ट किया है। इसको और तरीके से, ए को किसी और तरीके से भी हम लोग चाहें तो बी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो कि हमने एक सेकेंड लगा दिया, सेकेंड वे से कन्वर्ट किया, ये दूसरे वे से हम लोगों ने कन्वर्ट किया है। मान लो इस ए को हम लोग ए सिस्टम को बी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इस सेकेंड वे से नहीं कि हम लोग क्या थर्ड वे से कर दिए, थर्ड वे से किए। तो चाहे सिस्टम किसी भी वे से जाए, किसी भी रूट से होके जाए, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये सिर्फ डिपेंड कैसे करता है कि इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन, चाहे वो फर्स्ट वे के लिए ले लीजिए, चाहे सेकेंड वे के ले लीजिए, चाहे थर्ड वे के ले लीजिए, सबके लिए जो डेल्टा ई की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट ही होगी। सबके लिए डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी?
कांस्टेंट होगी। तो जो डेल्टा ई होता है हम लोग का वो स्टेट फंक्शन होता है और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। कैसे कैसे हुआ, बीच में क्या चीजें हुई, इस पे ये डिपेंड करने वाली इंटरनल एनर्जी नहीं है। टोटल काइनेटिक एनर्जी या टोटल पोटेंशियल एनर्जी बीच के जो सबस्टेंस बने उसके लिए नहीं है, सिर्फ कंडीशन कहाँ के लिए, इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करती है। तो डेल्टा ई इज द स्टेट फंक्शन एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, नॉट ऑन द रूट। ये रूट पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करेगा। चाहे फर्स्ट वे के लिए ले लीजिए, चाहे सेकेंड वे के लिए ले लीजिए, चाहे थर्ड वे के लिए ले लीजिए, सबके लिए जो डेल्टा ई की वैल्यू होगी वो हमको कांस्टेंट ही मिलेगी। तीसरी चीज जो हमको जाननी है, लास्ट चीज जो है इस इंटरनल एनर्जी से, बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए और लास्ट पॉइंट जो देखिए जरा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करती है। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करती है कब, जितने भी अपने आप जो फिनोमेनॉन होते हैं, ऐसे फिनोमेनॉन जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, अपने आप चलते हैं, स्वतः होते रहते हैं। तो दुनिया का कोई भी सिस्टम अगर है और वो अपने आप अगर हो रहा है, अगर अपने आप उसके अंदर चेंजिंग आ रही है, स्वतः हो रहा है, तो उसके लिए जो इंटरनल एनर्जी होता है वो हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। तो द इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज ड्यू टू द चेन अकरिंग बाय इटसेल्फ एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई रिमेन्स निगेटिव। तो अपने आप जितने भी प्रोसेस होंगे सबके लिए जो डेल्टा ई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। तो हम लोगों ने अभी तक इंटरनल एनर्जी के बारे में बहुत डीपली डेप्थ नॉलेज ले लिया है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा इंटरनल एनर्जी कहते किसको है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी को जब हम ऐड करते हैं किसी भी सिस्टम के तो हमको क्या मिलता है, इंटरनल एनर्जी मिलता है। इंटरनल एनर्जी जो होता है वो हम लोग की एक वेस्ट टर्म होती है, जो वेस्ट टर्म होती है स्टेट फंक्शन होती है। इंटरनल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करती है जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने आज पढ़ी है, फटाफट से इतने अभी नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ के और भी सारी चीज़ों को और डीप के साथ पढ़ सके। इसके बाद जो हम लोग की बारी है पढ़ने की, जो अगला हम लोग का टॉपिक है वो है हम लोग का एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है, अब इसको हम लोग देखने जा रहे हैं, एक एक करके एक एक चीज़ों को हम देख रहे हैं। तो अब जो बारी आ रही है वो आ रही है एंथैल्पी की। तो एंथैल्पी क्या होता है, तो देखिएगा जरा एंथैल्पी क्या होता है। एंथैल्पी होता है, बोला जाता है सिस्टम हीट एट अ कांस्टेंट pressure. System heat at a constant pressure is known as enthalpy. तो सिस्टम हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी, और एंथैल्पी इज डिनोटेड बाई एंथैल्पी is denoted by the symbol H। एंथैल्पी किसको बोलते हैं, तो सिस्टम हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। सिस्टम हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी एंड एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय सिंबल H। एंथैल्पी को हम लोग H से डिनोट करते हैं और किसी भी सिस्टम की हीट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या कहलाती है, तो हम लोग की एंथैल्पी कहलाती है। तो सिस्टम हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी एंड एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय द सिंबल H। इतनी सारी बातें हमको पता हो गई। तो देखिए जरा एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू E प्लस P इंटू V। देखिएगा जरा ध्यान से, एंथैल्पी का जो फॉर्मूला होता है हम लोग का होता है H इज इक्वल टू E प्लस पी बी। H इज इक्वल टू E प्लस बी बी। अगर मान लीजिए इसका अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर दें, मान लो इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मानते हैं, और इसका अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करें, इस फॉर्मूले का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करें, इसका अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करें तो हमको क्या मिलेगा, देखो जरा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E
प्लस एक बार P के करस्पॉन्डिंग है और एक बार V के करस्पॉन्डिंग, तो क्या हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P। देखिएगा जरा यहां से ध्यान से, हमने जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो हमको क्या मिला, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E, एक बार P के करस्पॉन्डिंग एक बार V के करस्पॉन्डिंग, तो P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P। अब देखिए जरा हम लोगों को क्या पढ़ा है कि सिस्टम हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, सिस्टम हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि प्रेशर हम लोग का क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है ना, प्रेशर हम लोग का कैसा है, तो प्रेशर हम लोग का कांस्टेंट है। तो प्रेशर जब हम लोग का कांस्टेंट है, यानी यहां से जो ये हम लोग की ये जो हम लोग का V डेल्टा P की वैल्यू है, ये हम लोग की क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। V डेल्टा P की वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी। अब इसकी वैल्यू को अगर हम जीरो रखें तो हम लोग को क्या फॉर्मूला मिलेगा जी, हम लोग को मिलेगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। तो डिफरेंशिएशन करने पे देखो जरा, एक हमको फार्मूला मिला है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ये हम लोग का इक्वेशन नंबर मान लो हम लोगों ने सेकेंड मान लिया। तो ये विदाउट डिफरेंशिएशन का इक्वेशन, ये आफ्टर डिफरेंशिएशन इक्वेशन हमको मिल रहा है। तो सिस्टम हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी, और एंथैल्पी का फार्मूला होता है H इज इक्वल टू E प्लस PB, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको मिलेगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। हम सब लोगों ने एक आइडियल गैस का इक्वेशन पढ़ा होगा, आइडियल गैस का इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा होगा। और आइडियल गैस क्या कहता है, आइडियल गैस का इक्वेशन हम लोग को कहता है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग का क्या कहता है, आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग का कहता है कि PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू क्या कहता है कि आइडियल गैस का इक्वेशन कहता है कि PV इज इक्वल टू nRT। अगर यहां से अगर डिफरेंशिएशन करें हम लोग तो हम लोग को क्या, P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा nRT। यहां से हमको क्या मिल सकता है कि आइडियल गैस का अगर हम डिफरेंशिएशन करें P डेल्टा V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू nRT, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा हमको P डेल्टा V इज इक्वल टू nRT। अगर मान लीजिए कि इस P डेल्टा V की वैल्यू को अगर हम लोग इस फॉर्मूले में रख दें, ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, तो हम लोग को क्या यहाँ से फॉर्मूला मिल जाएगा जी, यहाँ से एक और फॉर्मूला हम लोग के पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT। देखो जरा कितने फॉर्मूले हम लोग को मिल गए इस एंथैल्पी को कैलकुलेट करने के। तो इस एंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए। H इज इक्वल टू E प्लस PV, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, और आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोगों ने अगर P डेल्टा V की वैल्यू को यहाँ रख दिया तो हमको मिल गया डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT हम लोग को मिल गया है। अब ये देखो डेल्टा H क्या है, अगर आपसे कहे कि डेल्टा H, तो डेल्टा H क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा H क्या है हम लोग का है, तो डेल्टा H है हम लोग का चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा E क्या है, तो डेल्टा E हम लोग का है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। डेल्टा N क्या है हम लोग का, तो डेल्टा N क्या है हम लोग का, तो डेल्टा N इक्वल टू क्या है, चेंज इन मोल्स में कितना चेंज आया, ये है हम लोग का। R क्या है हम लोग का, R जो है, अब R देखो R क्या है हम लोग का, R है हम लोग का गैस कांस्टेंट, ये हम लोग का है गैस कांस्टेंट। R जो है हम लोग का है गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 8.314। इसकी जो वैल्यू होती है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो गैस कांस्टेंट हम लोग को मिलता है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। T क्या है हम लोग का, तो T हम लोग का है टेम्परेचर। T हम लोग का क्या है, तो T हम लोग का है टेम्परेचर।
तो इस एंथैल्पी के बारे में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी कि सिस्टम हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी, और एंथैल्पी को डिनोट करेंगे सिंबल H से, और इसका फॉर्मूला होता है H इजकल टू E प्लस पी भी। अगर हमने इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो हमको मिला डेल्टा H इजकल टू डेल्टा H इजकल टू डेल्टा E प्लस पी डेल्टा भी। और अगर आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करिए तो हमको एक और फार्मूला मिल गया डेल्टा H इजकल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT। और डेल्टा H क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा E क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, N क्या है, चेंज इन मोल्स, और R जो है गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और T जो होता है हम लोग का वो होता है टेम्परेचर। तो फटाफट से इतनी सारी चीज़ें जो पढ़े अभी तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे की चीज़ों को और डिटेल के साथ देखिए। ज़रा एंथैल्पी में और सारी बातों को अब हमको जानना था। तो एंथैल्पी ये कंप्लीट आपको डोज मिल रहा है, बहुत अच्छा नोट्स आपके लिए प्रिपेयर हुआ है जो आपको दिया जा रहा है। तो एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स एलिमेंटल स्टेट और नेचुरल स्टेट इज जीरो। तो किसी भी एलिमेंट जो नेचुरल स्टेट में पाया जा रहा हो, प्राकृतिक अवस्था जिस जैसी पाई जाती है उसमें अगर पाया जा रहा है तो उसका जो एंथैल्पी होता है वो हमेशा एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। तो कोई भी एलिमेंट अगर नेचुरल स्टेट में पाया जा रहा है तो उसकी एंथैल्पी जीरो होती है। जैसे कि एंथैल्पी ऑफ O2 हमेशा डाई एटॉमिक गैस होती है, O2 हमेशा डाई एटॉमिक गैस है। तो O2 की अगर हम एंथैल्पी कैलकुलेट करें, O2 गैस की कोई पूछे हो एंथैल्पी कितनी, तो जीरो। क्यों? क्योंकि वो उसका एलिमेंटल स्टेट है या फिर नेचुरल स्टेट है। एंथैल्पी ऑफ S8 सॉलिड, जो सल्फर होता है S8 के फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, तो उस कंडीशन में जो इसकी एंथैल्पी होती है वो भी जीरो होती है। और एंथैल्पी ऑफ P4 सॉलिड, वो भी क्या होगी, जीरो होगी। तो जो भी एलिमेंट, दुनिया का कोई भी एलिमेंट अगर जिस फॉर्म में नेचर में अकरिंग करते हैं, वैसे फॉर्म को अगर हम एंथैल्पी पूछी जाती है हमसे तो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स एलिमेंटल स्टेट और नेचुरल स्टेट इज जीरो, लाइक एंथैल्पी ऑफ O2 इज जीरो, एंथैल्पी ऑफ S8 इज जीरो, एंथैल्पी ऑफ P4 इज जीरो। तो साथ ही साथ देखो अगली प्रॉपर्टी एंथैल्पी की कि एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जो एंथैल्पी भी है हम लोग की वो भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो इसकी भी अमाउंट की, ये भी जो प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करेगा, मैटर के अमाउंट पे डिपेंड करेगा। ऐसी प्रॉपर्टी जो मैटर के क्वांटिटी पे डिपेंड करे उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और इसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है एंथैल्पी। फिर देखो जरा, एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। अभी जैसे हम लोगों ने पिछले इंटरनल एनर्जी में देखा है वैसे ही ये भी एंथैल्पी भी क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो जब ये स्टेट फंक्शन है तो ये भी क्या होगा, अगर कोई ए से सिस्टम बी में चेंज हो रहा है, ये 3 मेथड है इसके चेंज होने का। ये मान लो पहला मेथड है चेंज होने का, ये सेकेंड मेथड है चेंज होने का, ये थर्ड मेथड है चेंज होने का। तो ये सिर्फ ये भी क्या होगा, सिर्फ इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करेगा। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, रूट के लिए डिपेंड नहीं करेगा। यानी सबके लिए जो डेल्टा H की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट होगी। तो एंथैल्पी के बारे में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी हैं। तो एंथैल्पी के बारे में सबसे पहले जाना कि सिस्टम हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी। दूसरी चीज हमने उसका फॉर्मूला देखा, डेल्टा H इज इक्वल टू E प्लस पी भी। फिर हम लोगों ने क्या देखा था, फिर हम लोगों ने उसका PV इज इक्वल टू nRT लगा के फार्मूला लाया था। फिर हम लोगों ने देखा कि एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट्स इन इट्स नेचुरल स्टेट जीरो। और फिर हमने देखा कि एंथैल्पी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंथैल्पी जो होती है हम लोग की स्टेट फंक्शन होती है। तो स्टेट फंक्शन भी खत्म हो गया। हम लोगों ने पूरा जो है जितना भी आज जो हम लोगों ने टॉपिक लिया था, 2 टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है। कौन कौन सा, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी का। तो जितने भी नए व्यूअर्स हैं जो हमारे चैनल को देख रहे हैं वो लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड मैटर्स डेली डाले जाते हैं, ऐड होते रहते हैं। तो आप उसको पढ़ते रहिएगा, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, ताकि आपकी नॉलेज भी बिल्डअप हो और अच्छा आप स्कोर भी गेन कर सके अपने एग्ज़ाम्स में।
तो जितने भी नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने लोग पुराने हैं, जितने लोग को पसंद आई होगी अगर हमारी वीडियो, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। कम से कम लाइक तो बनता ही बनता है, आपके लिए इतनी मेहनत किया जा रहा है, तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।